नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप माउंटेन्स का फॉर्मेशन पढ़ें, खासतौर पर वलित पर्वत कैसे बनते हैं, आप भूकंप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ें, आप ज्वालामुखी वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ें, ठीक है, आप भ्रंशों के बारे में पढ़ें, आप ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ें, तो ये सभी जब टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी जो गतिविधियां हैं यही जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो यदि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ोगे तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए 5 से 6 लेक्चर लगते हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी केवल एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांतों का मिला जुला स्वरूप है। लेकिन हम एक ही लेक्चर में यहाँ पर इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपकी एक अच्छी समझ इसके बारे में डेवलप हो जाए। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, और आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। देखिए, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर अलग अलग फाउंडेशन कोर्सेज हैं। और विशेष तौर पर यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक जीएस का काफ़ी अच्छा फाउंडेशन कोर्स है जिससे आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो सिविल सर्विसेज के लिए आरंभ 2.0 एक हमारा बैच है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझसे जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के मेरे डिफरेंट बैच आपको मिल जाएंगे, चाहे आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, चाहे रिकॉर्डेड बैच अवेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, आखिर ये है क्या और प्लेट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्लेट जो शब्द यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेट को समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है ना, इसमें 3 लेयर होती हैं, आपको पता है। एक तो होता है क्रस्ट, ठीक है, सेकंड होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर, है ना। इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है, और ये होता है कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इतना आपको पता होगा। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो ये आप पढ़ते हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। अब हम बात करें क्रस्ट की, ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया, ऊपरी लेयर सबसे, है ना। और ये वाला एक मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, है ना। ये जो मैंने आपको बना के बताया, ये है ना, ये कहाँ है, मेंटल वाले पार्ट में है, ये मेंटल है पूरा यहाँ पर। तो मेंटल वाले पार्ट की जो ऊपरी लेयर है, तो इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, है ना, ऊपरी लेयर। ठीक है, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि आखिर प्लेट क्या होती है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया और ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी लेयर है ना, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को, है ना, क्या क्या हमने लिखा यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, है ना, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं प्लेट। जो प्लेट शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इसको ही हम बोल देते हैं स्थल मंडल। क्या बोल देते हैं, स्थल मंडल, या फिर इसके लिए एक और शब्द है लिथोस्फेयर। समझ में आ गया। सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आखिर प्लेट क्या होता है, प्लेट की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, तो सबसे पहले क्रस्ट उठा लो ऊपर की, ठीक है, और ऊपरी मेंटल की जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है इसको, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं प्लेट, या फिर इसको ही हम स्थल मंडलीय खंड या फिर लिथोस्फेरिक ब्लॉक बोलते हैं, या फिर लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो प्लेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वृहद स्थल मंडलीय खंड को, वृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं, है ना। अब इसी में आप देखेंगे तो इसी प्लेट के अंतर्गत आपको महाद्वीप भी देखने को मिलेंगे
और इसी के अंतर्गत आपको महासागर भी देखने को मिलेंगे। कैसे? जैसे कि ये हमारी भूपर्पटी है, कुछ इस प्रकार की उच्चवच स्थल आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहां पर मान लीजिए ये क्या है? ये है महासागर, ठीक है, महासागर। ये थोड़ा ऊंचा भाग, इसको आप पठार बोल सकते हो, इसको आप पर्वत बोल सकते हो, इसको आप मैदान बोल सकते हो, ठीक है। तो ये विभिन्न जो उच्चवच आकृति देखने को मिलती है, तो इसी लिथोस्फेरिक खंड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ गए हो गया कि आप प्लेट किसको बोलते हैं, ये हो गया है ना। तो प्लेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लेट है ना। अब इन्हीं प्लेटों पर, जो ये प्लेट हैं, इन्हीं प्लेटों पर क्या है? इन्हीं प्लेटों पर आपको सारे महाद्वीप, जो भी आप महाद्वीप देखते हैं, है ना, और जो भी आप महासागर देखते हैं, ठीक है, महासागर, जो भी आप कॉन्टिनेंट देखते हैं और जो भी आप ओशियन देखते हैं, सागर देखते हैं, तो वो सब इन्हीं प्लेटों पर स्थित है। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया है ना। सारे महाद्वीप, महासागर इन्हीं प्लेटों में हमें देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक प्लेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इस डायग्राम से समझ लीजिए, जैसे कि एक प्लेट ये है ना, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग प्लेटें देखने को मिलती है। कोई ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई ऐसे मूव कर रही है, कोई ऐसे मूव कर रही है, कोई इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन में सबका मूवमेंट देखने को मिलता है। वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। यदि और आपको समझना हो तो यहाँ पर देखिए एक मैप है, तो ये सारे जो यहाँ पर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये प्लेटें ही हैं। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, साउथ अमेरिकी प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। तो ये सारी प्लेटें ही हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला जो यहाँ पर शब्द है वो है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी मतलब होता है हलचल, मतलब पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो हलचल हो रही है, प्लेटों में हलचल हो रही है, तो उसके लिए हम विवर्तनिकी शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अब देखिए प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है बच्चों, ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत, प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत समय पहले से बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी दी गई। जैसे कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में दी गई थी थ्योरी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया था? अब हालांकि यदि हम डिटेल में जाएंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ने में ही आपको 2 क्लास लग जाएंगी, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने ये बताया था महाद्वीपीय विस्थापन में कि जितने भी महाद्वीप हैं, है ना, ये सब क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया था कि आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी है, इस पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला था। इन्होंने क्या बोला था? पेंजिया बोला था। और एक ही महासागर था जिसको इन्होंने क्या बोला था? पेंथालासा बोला था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और एक बहुत बड़ा विशाल महासागर था जिसको पेंथालासा कहा था, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ? इनमें ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, ये टूटना स्टार्ट हुए। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटे। फिर अंगारा लैंड यूरेशियन प्लेट में, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट में टूटा। गोंडवाना लैंड जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिकी प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट थी, अंटार्कटिक प्लेट थी। तो इस प्रकार से जितने भी महाद्वीप हैं वो विस्थापित होना शुरू हुए, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें सही बताई थी, लेकिन कुछ इसमें कमियां भी थी, ठीक है, कुछ इसमें कमियां भी थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए आगे आने वाले समय में और भी अलग अलग सिद्धांत सामने आए, जैसे कि सागर नितल प्रसरण एक सिद्धांत आया, संवहन तरंग सिद्धांत सामने आया। तो इन सभी सिद्धांतों ने कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर किया। और लास्ट में 1960 के टाइम पे, है ना, हैरी हेस महोदय ने एक तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, है ना। और इस प्रकार से ये सारा सिद्धांत हमारे सामने आया, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सिद्धांत का आधार बना करके, बेस बना करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया है। तो सबसे पहले है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1920 में 12 में दिया गया था, 1912 में दिया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक सिद्धांत था यहां पर आपको याद रखना है, संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है? कन्वेक्शन करंट थ्योरी बच्चों ये किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होम्स महोदय के द्वारा दी गई थी 1928-29 के टाइम पे, ठीक है। अब
जो महाद्वीपीय विस्थापन में कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर करने का काम किसने किया? उसको दूर करने का काम किया संवहन तरंग सिद्धांत ने। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संवहन तरंग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे महाद्वीप है ना, यहां पर मैं रफ कर रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। संवहन तरंग सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था, ठीक है, कि ये हमारा क्या हो गया? लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, ठीक है, या फिर जिसको हम प्लेट बोलते हैं। क्लियर है? अब इन्होंने बताया कि भैया जो ये प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है, कोई प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, इस प्रकार से कुछ प्लेटें दूर जा रही हैं, ठीक है, कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, और कुछ प्लेटें इस प्रकार से घर्षण करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। ये तीन ही कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग मूवमेंट होते हैं प्लेटों में, जो विस्थापन हो रहा है, इसके पहले जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कुछ सिद्धांत बताए थे, है ना, तो सिद्धांत के अंतर्गत जो रीजन दिए थे कि प्लेटों के विवर्तनिकी का या फिर महाद्वीपों के विस्थापन का क्या कारण है, ठीक है, तो उन कारणों में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने का काम किया किसने? संवहन तरंग सिद्धांत ने। तो इन्होंने ये बताया कि लिथोस्फीयर प्लेट के नीचे क्या होता है, यहां पर पाए जाते हैं मैग्मा चैम्बर, है ना, यहां पर क्या पाए जाते हैं? यहां पर पाए जाते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर का मतलब क्या है? यहां पर अर्धतरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है। यहां पर क्या है? अर्धतरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है, और यहां पर जो मैग्मा भरा हुआ है इसकी इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती हैं। देखिए, ये कौन सा पार्ट है? हमने अभी डिस्कस किया था, यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं। यहां पर यदि आप देखेंगे, इसके नीचे है ना, यहां पर, ये मैं यहां पर रेड कलर से बना दे रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल या फिर दुर्बल मंडल। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, या फिर जो स्थल मंडल है या फिर जो प्लेट है, इसके जस्ट नीचे मेंटल के अंतर्गत ही यहां पर जो मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूं बना करके, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल, है ना। अब यहां पर क्या है? यहां पर ही आपको देखने को मिलते हैं मैग्मा चैम्बर। यहां पर क्या देखने को मिलते हैं? मैग्मा चैम्बर। ठीक है, मैग्मा चैम्बर। अभी मैग्मा चैम्बर में क्या है? यहां पर जो मैग्मा चैम्बर है, यहां पर मैग्मा भरा हुआ है, यहां पर मैग्मा भरा हुआ है अर्धतरल अवस्था में। अर्ध तरल अवस्था में। अर्धतरल अवस्था से मतलब क्या है? जैसे शहद होता है, शहद को आपने देखा है गाढ़ा होता है, उसी प्रकार से अर्धतरल अवस्था में यहां पर मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, मैग्मा भरा हुआ है कहां पर? एस्थेनोस्फीयर के अंतर्गत, जो कि मेंटल में ही स्थित है। ठीक है, अब इसी एस्थेनोस्फीयर के, अब मैं अभी जो आपको समझा रहा था, ये हो गया एस्थेनोस्फीयर, है ना, ये हो गया दुर्बल मंडल, लिख दे रहा हूं, है ना, दुर्बल मंडल। ये हो गया एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल, और ये हो गया लिथोस्फीयर। तो इसी दुर्बलता मंडल में जो ये हमारी प्लेट है, जो लिथोस्फेरिक खंड है, ब्लॉक है, ये मूवमेंट करता है ना। और मूवमेंट कैसे करता है? तो देखिए, यहां पर क्या होता है? मैग्मा की संवहन धाराएं चलती हैं। यहां पर मैग्मा की संवहन धाराएं चलती हैं। कैसे चलती हैं? देखिए, अब यही सिद्धांत किसने बताया था? संवहन तरंग सिद्धांत, होम्स के द्वारा। जो अभी हमने सेकंड डिस्कस किया ना, ये वाला, यही चीज बताई थी किसने? आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत में। इन्होंने क्या बताया था कि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं जहां पर लावा की चक्रीय गति करते हुए संवहन धाराएं चलती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ये चक्रीय गति करते हुए संवहन धाराएं चल रही हैं, है ना, चक्रीय गति बोलेंगे। और ये जो संवहन धाराएं हैं, मतलब ये जो धाराएं चल रही हैं मैग्मा की, इसको हम बोलेंगे संवहन धाराएं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? संवहन धाराएं। कन्वेक्शनल करंट यहां पर इस प्रकार से चलती हैं ये। ठीक है, संवहन धाराएं यहां पर चलती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये संवहन धाराएं क्यों चलती हैं? तो मैं एक और चीज आपको यहां पर समझाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आप चाय बनाते हैं या फिर कोई भी चीज मान लो बनाते हैं ना, ये आपने एक कोई बर्तन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए चाय का एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और इसमें आप क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। ठीक है, यहां से आपने फ्लेम दे दी, आग दे दी, गर्म कर दिया। यहां पर जो भी पानी है
है ना। यहाँ पर पानी गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी कर लीजिए, है ना। यहाँ पानी पानी भरा हुआ है, इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो पानी गर्म कैसे होता है बच्चों, पानी गर्म कैसे होता है, यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर इस प्रकार से, सबसे पहले क्या होगा, नीचे जो पानी के मॉलिक्यूल हैं नीचे वाले ये गर्म होंगे। सबसे पहले जो नीचे पानी के यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं सबसे पहले ये गर्म होंगे, और ये गर्म होके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आएंगे, वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। तो लगातार इस प्रकार से पहले गर्म मॉलिक्यूल, नीचे वाले जो गर्म मॉलिक्यूल हैं ये ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। इस प्रकार से लगातार क्या होता है, ये चक्रीय गति चलती रहती है, और इस प्रकार से क्या होता है, पानी गर्म होता है ना। अब यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए। तो यहां पर एक बात समझिए कि यहां पर जो है, यहां पर आप देखेंगे इस रीजन में आप देखेंगे ये जो एस्थेनोस्फेयर है इसके निचले हिस्से में यहां पर आपको देखने को मिलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर रेडियो एक्टिव तत्व यहां पर देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देते हैं। जब तापमान बढ़ा देंगे तो नीचे वाला जो मैग्मा है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर वाले का टेम्परेचर कम होगा। तो ये ज्यादा टेम्परेचर वाला जो मैग्मा है ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन जो ये मैग्मा है इसमें चक्रीय गति करते हुए संवहन धाराएं चलने लगती हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग थ्योरी हैं, यहां पर देखिए जरा, यहां पर दो अलग अलग सिद्धांत सामने आए। एक तो संवहन तरंग सिद्धांत, जो इस प्रकार से संवहन तरंग चल रही हैं, ये बताया था आर्थर होम्स साहब ने। और एक है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, जो कि जॉली भाई साहब ने बताया था कि भैया यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, ठीक है। इन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब उसके उन्होंने कुछ पक्ष में भी तर्क दिए थे, और कुछ उसके जो उन्होंने तर्क दिए थे उसमें कुछ कमियां भी थी, ठीक है। जैसे कि इन्होंने जो विस्थापन के कारण बताए थे वो सही नहीं थे, तो उन कमियों को ही संवहन तरंग सिद्धांत और रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जैसे जो सिद्धांत आगे चल करके आए, इन्होंने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कमियों को दूर किया, ठीक है। और आगे चल करके आता है 1960 के टाइम पे सागर नितल प्रसरण, और फाइनली 1960 में ही आता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। अब सागर नितल प्रसरण को भी समझ लीजिए। सागर नितल प्रसरण में क्या कहा गया था, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सागर नितल प्रसरण के अंतर्गत क्या क्या कहा गया, कि सागर नितल प्रसरण के अंतर्गत कहा गया, अभी तक तो क्या था कि भैया जो महाद्वीप हैं, मतलब जो स्थल वाला पार्ट है महाद्वीप वाला, वो विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन सागर नितल प्रसरण या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या कहा गया कि ये भैया मान लो ये क्या है, कोई सागर है, कोई महासागर है, ठीक है। यहां पर क्या है, संवहन धाराएं चल रही हैं इस प्रकार से मैग्मा की, इस प्रकार से मैग्मा की संवहन धाराएं चल रही हैं, है ना, इस प्रकार से मैग्मा की संवहन धाराएं चलती हैं। तो ये मैग्मा क्या करता है, लगातार, चूंकि ये गर्म है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है। यदि आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाओगे तो तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, और डेंसिटी घनत्व भी बढ़ता है। तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो ये जो मैग्मा है गर्म, हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है। और कहीं पर भी उसको यदि कमजोर प्लेट मिल गई, अब देखिए जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, यहां पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी दरारें पाई जाती हैं, छोटी बड़ी दरारें, ठीक है। और कहीं पर भी इसको यदि प्लेट कमजोर दिखेगी तो ये मैग्मा जो है ये इस प्लेट को तोड़ करके ऊपर आ जाएगा, प्लेट को तोड़ करके ऊपर आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया कि संवहन धाराएं चल रही हैं नीचे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस कारण से तापमान ज्यादा है, इसके चलते चक्रीय गति करते हुए संवहन धाराएं चल रही हैं। अब जैसे ही ये ऊपर आएगा, ठीक है, अब यहां पर तो ओशियन है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्लेट, अब चक्रीय, देखिए यहां पर मैग्मा की चक्रीय गति कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, ये इस साइड जा रही है, यहां जा रही है, यहां से मैग्मा ऊपर आया, ठीक है। तो ये प्लेट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर होने लगेगा, प्लेट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, क्योंकि ये मैग्मा जो है इसको इस साइड ले जा रहा है और ये इसको अपोजिट साइड में ले जा रहा है। तो अब क्या होगा, यहां पर मैग्मा आ जाएगा, ठीक है, यहां पर गर्म जो लावा है वो जमता जाएगा, है ना। अगला क्या होगा, प्लेट अब यहां आ गई है, ये प्लेट यहां आ गई है, और यहां पर क्या है, छोटे छोटे पर्वत बन गए हैं, ज्वालामुखी पर्वत बन गए हैं यहां पर। ये यहां पर क्या हुआ है, ये नए क्रस्ट का निर्माण हुआ, नए क्रस्ट का यहां पर निर्माण हो गया है, ठीक है। और यहां पर जो ये देख रहे हैं छोटे छोटे,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिज, है ना। मतलब समुद्र के अंदर जो छोटी छोटी पहाड़ियां पर्वत बन गए हैं इनको हम बोलते हैं रिज। आपने सुना होगा अटलांटिक ओशन का रिज, मिड ओशियनिक रिज, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया सागर नितल प्रसरण में कि सिर्फ महाद्वीप ही विस्थापित नहीं हो गए, महासागर का जो नितल है ना, नितल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये महासागर है, ठीक है, तो ये तो हो गया महासागर का तल, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये हो गया नितल, ठीक है। तो भैया महासागर का नितल है ये भी लगातार एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो ये बताया गया भैया हैरी हेस महोदय के द्वारा दिया गया था 1960 के टाइम पर सागर नितल प्रसरण। तो ये सभी सिद्धांतों को मिला करके अल्टीमेटली हैरी हेस महोदय ने ही 1960 में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया और सारी चीजें बताई, ठीक है। तो आपको, हालांकि अब इनको यदि हम डिटेल में जाएंगे तो हर एक लेक्चर के लिए, हर एक ये जो सिद्धांत है इनको पढ़ने में 1 से 2 लेक्चर लग जाएंगे। तो पूरा प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने में ही लगभग आप देखेंगे तो 10 लेक्चर लग जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ओवरव्यू के साथ आपको पढ़ाना चाहूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो, मतलब आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाए, और आपने नहीं भी पढ़ा है तो इतने आसान वे में आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। खासतौर पर जो वनडे वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो वनडे वाले बच्चे हैं उनको इस प्रकार के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते, है ना, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के टॉपिक हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आपको आ जाते हैं कभी कभार, तो आपको एक अच्छी समझ यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए, तो इतना आई थिंक आप समझ गए। अब हम चलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए, प्लेटों की यदि हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें प्लेटों की यदि हम बात करें तो आकार के आधार पर जो प्लेटें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। बड़ी प्लेटें होती हैं, छोटी प्लेटें होती हैं और सूक्ष्म प्लेटें होती हैं। इसी प्रकार से संरचना के आधार पर महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, महासागरीय। तो महाद्वीपीय प्लेट होंगी जिन पर महाद्वीप स्थित हैं, जैसे कि यूरेशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर उस पर महासागर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा है महासागरीय प्लेटें, हालांकि कम है, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है जिस पर महासागर स्थित है, ठीक है। 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, महाद्वीपीय और महासागर, ठीक है। गतियों के आधार पर यदि हम डिस्कस करें तो एक होता है अपसारी प्लेट किनारा, है ना। अपसारी प्लेट किनारा मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा। इससे क्या होता है, इससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है, नया क्रस्ट बनता है। अभी मैंने आपको बताया ना, सागर नितल प्रसरण में प्लेटें दूर जा रही हैं और नई भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। एक होता है अभिसारी प्लेट किनारा, मतलब जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जाती है, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी, अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। और एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा, जब 2 प्लेटें आपस में इस प्रकार से घर्षण करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें तो इससे नॉर्मली भ्रंश बनते हैं, भूकंप आते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा समझते हैं तो ये सारा प्लेट टेक्टोनिक में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पर जो ये प्लेटें होती हैं इनको हमें समझना जरूरी है कि आकार के आधार पर कौन कौन सी प्लेटें होती है। तो देखिए, आकार के आधार पर यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की प्लेटें होती है। बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटें क्या होती हैं बच्चों, ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा जिसका क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं बड़ी प्लेटें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन से 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं छोटी प्लेटें। और ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म प्लेटें। आपको समझ में आ गई बात। क्षेत्रफल के आधार पर या फिर आकार के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो कुछ बड़ी प्लेटें होती हैं, मेजर प्लेट होती हैं, कुछ छोटी प्लेटें होती हैं, माइनर प्लेटें होती हैं, और एक होती हैं सूक्ष्म प्लेटें जिनको माइक्रो बोलते हैं। 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा जिनका क्षेत्रफल है या फिर आकार है उनको हम बोलेंगे बड़ी प्लेटें, ठीक है। 1 से 20 मिलियन जिनका क्षेत्रफल है उनको हम बोलेंगे छोटी प्लेटें, और 1 मिलियन से कम जिनका क्षेत्रफल है उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म प्लेटें। तो इन प्लेटों को थोड़ा हम जान लेते हैं कि बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो देखो, बड़ी, अभी हम पढ़ रहे हैं बड़ी प्लेटें मतलब जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, ठीक है। तो बड़ी प्लेटों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहां पर एक बड़ी प्लेट आपको दिखाई दे रही है। ये प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, है ना। यूरेशियन प्लेट मतलब इस पे आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरा एशिया और यूरोप का बहुत बड़ा पार्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं आता, आपको याद रखना है,
ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है ये नहीं आता, लेकिन इसमें बड़ा पार्ट यूरोप का और बड़ा पार्ट एशिया का आता है। लगभग यूरोप तो पूरा आ जाता है और एशिया का भी मैक्सिमम पार्ट आता है। ठीक है। दूसरी प्लेट देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये साउथ अमेरिकी प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, याद रखना। और ये कौन सी है? पैसिफिक ओशियन प्लेट है। तो मेजर ये 7 प्लेटें हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, तो 7 प्लेटें हैं बड़ी। कौन कौन सी 7 हैं? आपको स्पष्ट दिख ही रही हैं, है ना। यूरेशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन ये एक ही प्लेट है, हालांकि ये अब टूट करके अलग अलग हो रही हैं, लेकिन मेजर एक ही प्लेट है और एक अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 मेजर बड़ी प्लेटें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर देखिए नाम लिखे हुए हैं सारे के, प्रशांत महासागरीय प्लेट या फिर जिसको हम पैसिफिक ओशियनिक प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। क्लियर है? इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ छोटी प्लेटें भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोकस प्लेट, नजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट और जापान प्लेट। छोटी प्लेट मतलब मैंने आपको बताया था 1 मिलियन से 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जिसका क्षेत्र होता है। ठीक है। कोकस प्लेट कहाँ है? यहाँ देखो कोकस प्लेट है, ये कैरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, यहाँ पर ये फिलीपींस प्लेट है। तो आकार में जो छोटी हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लेटें बोलते हैं। ठीक है। फिर होती हैं कुछ माइक्रो प्लेटें, ठीक है, सूक्ष्म प्लेटें। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखो, जुआन डी फूका प्लेट। यहां पर आप देखोगे ये नॉर्थ अमेरिका के पास, तो यहां पर आपको एक जुआन डी फूका प्लेट देखने को मिलेगी, और मारियाना प्लेट, यहां पर मारियाना ट्रेंच है तो मारियाना प्लेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जनरल से नाम आप याद रख लेना कि ये सब प्लेटों के नाम है। ठीक है। तो ये हमने आई थिंक समझ लिया। ठीक है, कि आकार के आधार पर 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। बस आप बड़ी प्लेटों को याद रखिए कि जो 7 मैंने नाम बताए हैं, बाकी एक दो एग्जाम्पल आप इनके याद रख लीजिए, काम चल जाएगा आपका। ठीक है। संरचना के आधार पर हम बात कर लेते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में क्या अंतर है। ठीक है। तो सबसे पहले होती है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट मतलब ऐसी प्लेटें जिन पर महासागर स्थित हैं, तो उनको हम महासागरीय प्लेट बोलते हैं। ठीक है। अब जो महासागरीय प्लेट होती हैं बच्चों, है ना, जिन पर महासागर स्थित हैं, वो मुख्यतः किससे बनी होती हैं? ये ग्रेनाइट से बनी, सॉरी, ये बेसाल्ट से बनी होती है ना। जो महासागरीय प्लेट होती हैं, देखिए ये कोई महासागरीय प्लेट है, ये किससे बनी है? बेसाल्ट से, बेसाल्ट रॉक से बनी है। ठीक है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है। ये कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है। ठीक, किससे बनी है? बेसाल्ट। अब जो बेसाल्ट होता है ना बच्चों, इसका जो घनत्व होता है, बेसाल्ट का घनत्व या फिर जो डेंसिटी होती है, ये ज्यादा होती है ना। क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है। जब इसका घनत्व ज्यादा होगा, तो यदि ये किसी प्लेट से टकराएगी, मान लीजिए किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराई, है ना, महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी, तो ये हमेशा किसके? महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाएगी, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट जो होती हैं ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं, और इसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व कम होता है। तो याद रखना, हमेशा अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जाती है। 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है ना। इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो ये ज्यादा डेंसिटी वाली प्लेटें, ज्यादा डेंसिटी वाली प्लेट कम डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे जाती है ना। किसी भी केस में, चाहे वो महासागरीय प्लेट है, चाहे वो महाद्वीपीय प्लेट है ना। और यदि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है, तो उस कंडीशन में महासागरीय प्लेट ही महाद्वीपीय के नीचे जाएगी, है ना, क्योंकि महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से बनी होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये महासागरीय प्लेटें होती हैं, आपको याद रखना है। अब महासागरीय प्लेट में क्या होता है? ऐसे जरूरी नहीं है, महासागरीय प्लेट में थोड़ा बहुत लैंड एरिया भी हो सकता है, महाद्वीप का पार्ट भी हो सकता है, या फिर महाद्वीपीय प्लेट में महासागर का हिस्सा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, देखो यहां पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पे आप जरा समझो। जैसे देखो ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। अब ये महाद्वीप तो इतने पार्ट में है ना। अब यहां पे देखो बाकी का ये वाला हिस्सा है, ये भी इसी प्लेट का हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या है? महासागर है ना। तो जरूरी नहीं है कि महाद्वीपी प्लेट है तो उसमें महासागर नहीं हो सकता, या फिर महासागरीय प्लेट है उसमें महाद्वीप नहीं हो सकते। मेजर पार्ट देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहां पे याद रख लो कि जो अटलांटिक ओशन है, यहां पर अंध महासागर,
ये जो अटलांटिक ओशन है ये कोई प्लेट नहीं है बच्चों। अटलांटिक ओशन जो है ये कोई प्लेट नहीं है, बल्कि जो अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है ये अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। जैसे कुछ हिस्सा इसका अफ्रीकन प्लेट में आता है, कुछ साउथ अमेरिकी प्लेट में आता है, कुछ यूरेशियन में आता है, कुछ नॉर्थ अमेरिकी में आता है। तो ये नोट डाल के लिख लेना कि अटलांटिक महासागर जहां पर स्थित है वो कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, तो ये महासागरीय प्लेट हो गई और एक महाद्वीपीय प्लेट हो गई, ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। महाद्वीपीय प्लेट क्या होती है? जिस पर महाद्वीप स्थित है, पर्वत पठार मैदान जहां हम रहते हैं, तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। और ये किससे बनी होती हैं? ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं। और इनका जो घनत्व होता है महासागरीय प्लेट के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि ग्रेनाइट का घनत्व भी कम होता है। और यदि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट कोलाइड होंगी तो हमेशा महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित होगी या फिर उसका सबडक्शन नीचे होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल और महासागरीय प्लेट का सबडक्शन मतलब भिड़ेंगी तो हमेशा महासागरीय प्लेट ही नीचे जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, और इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये किससे बनी है? ये बनी है बेसाल्ट से। ये किससे बनी है? ये ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने दो प्रकार और पढ़ लिए। ये टेबल में मैं वापस चलता हूं, यहां पर देख लीजिए, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। इसमें बस याद रखना कि कौन बेसाल्ट से बनी है, कौन ग्रेनाइट से बनी है, किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गतियों के आधार पर तीन गति होती हैं, अपसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा और संदक्षी प्लेट किनारा, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गतियों के आधार पर अभिसारी प्लेट किनारा, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। अभिसारी कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेटें आपस में कोलाइड हो रही हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए, जब दो प्लेटें टकरा रही हैं तो इसमें भी तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, या तो महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएं, या फिर महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट टकराएं। तो ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके, है ना। कौन कौन से? महाद्वीपीय महासागरीय महाद्वीपीय, महासागरीय महासागरीय, महाद्वीपीय महाद्वीपीय, ये तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है समझना है वो है महासागरीय और महाद्वीपीय वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, अब क्या मैंने क्या बताया, मान लो ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, अब महासागरीय प्लेट आपको पता है महाद्वीपीय प्लेट के हमेशा नीचे सबडक्ट होती है या फिर नीचे ही जाती है, इसका क्षेपण हमेशा नीचे होता है। इसका आपको पता है क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ये किससे बनी है? ये बेसाल्ट से बनी है ना, और ये ग्रेनाइट से बनी है। ये किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। अब देखो, जब ये प्लेट बच्चों नीचे जाएगी ना, है ना, अब यहां पर क्या है, महासागरीय प्लेट है तो यहां पर महासागर का पानी भी होगा, यहां पर जल होगा महासागर का। ठीक है, जब ये प्लेट नीचे जाएगी, अब चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको और नीचे खींचेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता है कि मैग्मा भरा हुआ है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता है एस्थेनोस्फीयर है, और यहां पर क्या भरा है, ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, और यहां पर मैग्मा भरा हुआ है। जब मैग्मा यहां पर भरा हुआ है तो ये प्लेट जब नीचे जाएगी तो इसका क्या होगा, क्षेपण स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जब ये सबडक्ट होगी नीचे तो ये वाली प्लेट क्या होगी, गल जाएगी, और गलने के पश्चात ये भी मैग्मा में चेंज हो जाएगी, है ना। मैग्मा में चेंज हो जाएगी, इसको गला देगी। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये प्लेट को गला देगा, जिससे क्या होगा, लावा का जो फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। लावा का फ्लो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि ओशन है तो पानी भी यहाँ पर क्या आएगा, पर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पर पानी भी अंदर आएगा, और जब वो पानी अंदर आएगा तो चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जलवाष्प में चेंज हो जाएगा, जलवाष्प में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां पर लावा का फ्लो भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर इसके अलावा क्या हो रहा है, लावा का फ्लो भी बढ़ रहा है, इसके अलावा यहां पर जलवाष्प भी आ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां से आपको ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलेंगे। तो आपको हमेशा यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब दोनों प्लेटें कोलाइड होंगी तो यहाँ पर जो भी अवसाद होंगे या फिर प्लेटों में फोल्ड के पश्चात यहाँ पर आपको वलित पर्वत भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, टकराती हैं, तो यहाँ पर आपको महाद्वीपीय प्लेट में वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। ठीक है,
नवीन वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, कौन सी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको और देखने को मिलते हैं ट्रेंचेस। यहाँ पर जो है ये वाले पार्ट में आपको ट्रेंच देखने को मिलेंगे, है ना, ट्रेंच गर्त एक प्रकार से देखने को मिलेंगे। और साथ साथ चूंकि यहाँ पर प्लेट कोलाइड हो रही है तो यहाँ पर आपको भूकंप भी देखने को मिलेंगे, भूकंप की घटनाएं भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की घटना होती है अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत, ये कौन सी हम देख रहे हैं कंडीशन, जब महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, वो वाली कंडीशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों प्लेटें कोलाइड होती हैं तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या होगा, वलित पर्वत बनेंगे महाद्वीपीय प्लेट में, ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगी, ट्रेंच देखने को मिलेंगे, भूकंप। अब बोलोगे सर आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, इसके कोई एग्जाम्पल हैं, तो बिल्कुल एग्जाम्पल हैं। यदि आप देखोगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंडीज। एंडीज पर्वत देखा है आपने, एंडीज पर्वत, है ना, वेस्टर्न कार्डिलेरा या फिर रॉकीज वगैरह जो आपने देखे हैं, ये सारी घटनाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। मैं मैप में आपको एक बार लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर यदि आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर इस रीजन में आपको एक रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा। कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा, रॉकी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कौन सी प्लेट है, साउथ अमेरिकी प्लेट है, और यहां पर आप देखेंगे ये पैसिफिक ओशन प्लेट है, नज़्का प्लेट है। तो इन दोनों के अभिसरण के पश्चात यहां पर एक वलित पर्वत बना। यहां पर बहुत सारे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने कई बार यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, तो ये भी नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और पैसिफिक प्लेट के कॉलिजन के पश्चात बना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये वलित पर्वत हमने देख ही लिए। यहाँ पर आप देखेंगे पेरू के पास आपको पेरू ट्रेंच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये सारी घटनाएं हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक और दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है, यदि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराएं। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटें यदि बच्चों आपस में टकराती हैं, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये महाद्वीपीय है और यहां पर एक और क्या है, महाद्वीपीय है ना। महाद्वीपीय प्लेटें जब बच्चों आपस में टकराती है तो याद रखना, अब इसमें डेंसिटी लगभग सेम होगी, है ना, डेंसिटी क्या होगी, लगभग इनकी बराबर होगी, लेकिन किसी न किसी प्लेट की, भले ही दोनों महाद्वीपीय हैं, देखिए यदि दोनों महासागरीय, यदि एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय है तो उस कंडीशन में तो महासागरीय का घनत्व तो ज्यादा ही होगा, लेकिन दोनों यदि महाद्वीपीय प्लेट हैं तो किसी का घनत्व तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो जब भी महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा है, इसका मान लीजिए थोड़ा इससे ज्यादा है, उसका थोड़ा सा कम है, घनत्व में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे इंडिया में जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाद्वीपीय। आपको पता है बीच में टैथिस सागर था, पहले यहां पर टैथिस सागर था, तो टैथिस सागर के अवसाद से क्या बना है, टैथिस सागर के अवसाद से हिमालय बना है, हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, महाद्वीपीय प्लेटों और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण हुआ। ठीक है, अब जब महाद्वीपीय प्लेट का यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा गहराई में यहाँ पर छेपित नहीं होगी, इसका बहुत ज्यादा गहराई में सबडक्शन नहीं होगा। जब बहुत ज्यादा गहराई में सबडक्शन नहीं होगा तो याद रखना इस कंडीशन में आपको ज्वालामुखी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, है ना, यहां पर आपको ज्वालामुखी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। यहां आपको वलित पर्वत तो देखने को मिलेंगे, यहां आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। भूकंप ऑब्वियस सी बात है हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि हो रही है तो भूकंप तो आएंगे ही। आप देखते होंगे नेपाल हो गया, हमारा तराई, हमारा मैदानी क्षेत्र हो गया, दिल्ली वगैरह या आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भूकंप आते हैं, तो इसी रीजन से आते हैं। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार के ट्रेंच नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, ट्रेंच देखने को नहीं मिलेंगे, ज्वालामुखी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। और जो हमारा हिमालय का ओरिजिन है ये महाद्वीपीय प्लेट के सबडक्शन का ही एग्जांपल है। यहाँ पर विशेष तौर पर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आता है कि हमारे इस रीजन में आपको ज्वालामुखी घटनाएं देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटों का सबडक्शन यहाँ पर अभिसरण हो रहा है। जब इन दोनों का अभिसरण हो रहा है तो बहुत गहराई में इसका क्षेपण नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पर जब गहराई में क्षेपण नहीं होगा, है ना, इसके अलावा यहाँ पर ऐसे पानी जैसी कोई चीज भी नहीं है, यहाँ पर ओशन वगैरह भी नहीं है, तो जलवाष्प भी नहीं बनेगी, तो इस कारण से ज्वालामुखी घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी।
ठीक है, ये महाद्वीपी महाद्वीपी, और एक होता है महासागरी महासागरी। तो महासागरी महासागरी में भी सेम होता है। महासागरी महासागरी में क्या होता है ना, ये महासागरीय है और ये महासागरीय है। तो यहां पर भी आप देखेंगे किसी का घनत्व तो ज्यादा होगा दोनों में से, किसी का कम होगा। ठीक है, तो ज्यादा यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज होगी, ज्यादा घनत्व वाली जो प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जाएगी। यहां से आप देखेंगे ज्वालामुखी आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे जापान वगैरह या फिर पैसिफिक ओशन में आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं, तो वो ज्वालामुखी द्वीप ही होते हैं, और जापान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ज्वालामुखी घटनाएं होंगी। यदि वो पानी के ऊपर आ गया तो ज्वालामुखी द्वीप का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ज्वालामुखी द्वीप देखने को मिलेंगी, भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और फिर सेकंड नंबर पर ये उतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रखता। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। देखिए लेक्चर एक ही मैं बना रहा हूँ, इस कारण से एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो हम इसको फिर बहुत डिटेल में पढ़ते, एक एक चीज को बहुत डिटेल में जाते, लेकिन लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे यदि डिटेल में ही आपको पढ़ना तो पूरा ये 10 लेक्चर का एक पूरा बनता है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, हर थ्योरी को यदि पढ़ाया जाए तो मैं शॉर्ट में आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर अपसारी प्लेट किनारा, है ना, अपसारी प्लेट किनारा है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अपसारी प्लेट किनारा है, ये क्लियर है। अपसारी प्लेट किनारे में अभी मैंने आपको जो सागर नितल प्रसरण सिखाया वही चीज है। ठीक है, ये प्लेट है। ठीक है, यहां पर क्या है, संवहन धाराएं चल रही हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मैग्मा पहले ऊपर आएगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यदि उसने इसको ब्रेक करने में ये सफल हो गया, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां पर आपको इस प्रकार से रिजिस देखने को मिलेंगे, है ना, और प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो इसको हम बोलेंगे अपसारी प्लेट किनारा। इससे नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें रिजिस का निर्माण देखने को मिलता है। यहां पर क्या बनते हैं, रिज बनते हैं। रिज का मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि ओशियन के अंतर्गत आपको पर्वतों का निर्माण, छोटे छोटे पर्वतों का कटक, हिंदी में बोलते हैं कटक, कटक, है ना, मध्य अटलांटिक महासागरी कटक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यदि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया हमारी पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप क्या आंसर दोगे, एंडीज। लेकिन ऐसा नहीं है, ओवरऑल यदि आप देखोगे तो आपको अटलांटिक महासागर में, यहां पर देखो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसको हम मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक इसको हम बोलते हैं, जो कि पूरा ये पार्ट को कवर करता है इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कटक हैं। अब ये सारे क्यों बन रहे हैं, तो ये इसी प्रकार से बन रहे हैं अपसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत। चक्री गति यहां पर चल रही है, ठीक है, मैग्मा की, है ना, और जब मैग्मा इस प्लेट को तोड़ करके ऊपर आता है, ठीक है, अब यहां पर क्या होंगे, रिजिस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लेटों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इससे रिज का, कटक का हमें निर्माण देखने को मिलता है। नॉर्मली सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मिड ओशियनिक, मतलब अटलांटिक महासागरी कटक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गई, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और यहां पर भी आप देखेंगे कटक का निर्माण होगा, भूकंप, ऑब्वियस सी बात है, भूकंप के झटके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ज्वालामुखी तो वहां पर बन ही रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर संदक्षी प्लेट किनारा। संदक्षी प्लेट किनारे की यदि हम बच्चों बात करें तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट इस प्रकार से जा रही है और दूसरी प्लेट इस प्रकार से जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, दो प्लेटों के बीच में यहाँ पर घर्षण हो रहा है। जब दो प्लेटों के बीच में यहाँ पर घर्षण हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक सबसे मेन जो घटना है वो भूकंप की घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको भ्रंश देखने को मिलेंगे, जिसको हम रिफ्ट बोलते हैं, रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली बन रही तो ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना संघर्षी प्लेट किनारा या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन के अंतर्गत ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। अब यहाँ पर घर्षण हो रहा है तो ना तो टक्कर हो रही है ना ही प्लेटें दूर जा रही हैं, तो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होंगी, तो सिर्फ फ्रैक्शन के कारण यहाँ पर भूकंप आएंगे, है ना। अब यहाँ पर चूंकि बीच में गैप होने के कारण आपको भ्रंश देखने को मिल सकते हैं, और भ्रंश के कारण आपको यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है संघर्षी प्लेट किनारे के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मुख्यतः सारी चीजें होती हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। आई थिंक समझ में आई होगी। एक ओवरऑल मैंने आपको
इसका ओवरव्यू देने की कोशिश की है, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया। आई थिंक आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। इससे आप ज्वालामुखी घटनाएं, भूकंप, इन सबको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो यदि पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर आप ज्योग्राफी का मुझसे कौन सा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझसे यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स आपको मेरे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।